Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर आपसे फिर से बात करने के लिए आ गया हूँ। गाइस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी भी डर बना हुआ है। लोग सदमे के अंदर पड़े हुए हैं कि क्या होगा इसका। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको इतना डरना नहीं है ना। आपको डरना क्यों नहीं है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक एक पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 3-4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को ज़रा इसके आज के दिन की क्या सिचुएशन चल रही है अभी की डेट में, अभी के टाइम पे, आइए ज़रा इसको देख लेते हैं आज की डिटेल्स को। अगर रिलायंस कम्युनिकेशन को बीएसई पे ऑब्जर्व करेंगे तो 1.41 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 1.40 पे आज ये ओपन हुआ एंड देन 1.39 का लो बनाया एंड देन 1.45 का हाई भी बनाया। लोअर सर्किट हालांकि आज के लिए लगा था 1.34 का और अपर सर्किट 1.48 का लगा था। यहाँ पे 52 वीक लो 0.55 है और 52 वीक हाई 4.33 का है। और यहाँ पे टोटल बाइंग क्वांटिटी अगर आप देखें तो जो पेंडिंग में लगी हुई है 90% क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं, वहीं सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटीज़ लगी हैं। बाइंग के लिए तो टोटल क्वांटिटीज़ 42.24 लाख हैं, वहीं सेलिंग के लिए 4.62 लाख है। आप वॉल्यूम चेक करेंगे बीएसई के ऊपर तो 20,93,433 ह्यूज क्वांटिटी में वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एनएसई के ऊपर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1.45 पे करंटली ओपन हुआ, वही आज का लोअर सर्किट था और उसी के ऊपर ये स्टक है। 1.55 का अपर सर्किट था। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 4,97,708 ट्रेड हुआ, मतलब इतनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे खरीदी गई। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बीएसई पे ऐसा है, एनएसई पे ऐसा क्यों। तो बीएसई पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्राइस कम है, तो जहाँ प्राइस कम होती है वहाँ बायर ज़्यादा होते हैं। और आपको मैंने जैसा कि एग्जांपल से समझाने की कोशिश है, दो मुंह दो बातें, दो मुंह दो तरीके की बातें, इसके ऊपर आपसे मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। देखिए, दो मुंह दो तरीके की बातें। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मार्केट में दो तरीके के लोग आपको डेफिनेटली ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो बुलिश होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो बेरिश होते हैं। बुलिश और बेरिश दोनों का होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इक्वली होना ये ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होना दोनों का ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको आज की ये जो बातें बोल रहा हूँ ये बहुत पॉइजनस लगती हैं, उनको बहुत ख़तरनाक लगती है, उनको जहरीली लगती हैं, सुनना नहीं पसंद करते हैं इस तरीके की बातें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग नेगेटिव टाइप के लोग हैं, बेरिश टाइप के लोग हैं। उनके ऐसा सोचने के पीछे उनकी गलती नहीं है, गलती उनके पेशेंस की है, एनालिसिस की है और जल्दीबाजी की है। अगर वो लॉस बुक करके बाहर निकल जाएंगे तो वो इस तरीके की बातें क्यों सुनना चाहेंगे। सीधी सी बात है, आपने अगर आरकॉम को 10,000 रुपये लॉस में अगर बेच करके बाहर निकल गए हैं तो आप इस तरीके की बात क्यों पसंद करेंगे सुनना। आप तो यही कहेंगे ना कि ये बंदा गलत बोल रहा है, ये जो कुछ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये है वो है, राइट। आप मुझे ही तो दोषी ठहराओगे, लेकिन आप इसका उल्टा भी सोचिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग बुलिश होते हैं, और हम लोगों को पॉजिटिव रूट को ही अपनाना चाहिए। नेगेटिव रूट को अपनाओगे तो नेगेटिविटी आएगी और आप नेगेटिविटी 10 जगह फैलाओगे। लोग आपको तारीफ़ नहीं करेंगे, लोग आपको पीछे से गालियां भी देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव गलती से भी आपको नहीं होना है, ठीक है। दोनों लोगों का होना ज़रूरी है, बट आपको ऐसे लोगों को
नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है और आप जो भी बिलीफ रखते हैं, जो भी आपका मानना है, चाहे वो बाद में गलत ही क्यों ना हो जाए, समझ रहे हैं बात को, बाद में गलत ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको उसके ऊपर स्ट्रांगली पॉजिटिव बने रहना है। ओके। दूसरा मुद्दा आपके साथ जो यहाँ पे आरकॉम को लेकर के शेयर करना चाहूँगा वो है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन क्या ऑप्शन है आरकॉम के सामने, क्या ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। इसको समझाऊं उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा। तो एग्जाम्पल से समझाना मैं ज़्यादा बेटर समझूंगा और आप समझ करके खुश भी हो जाएंगे और आप खुद ही समझ जाओगे कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज करिए कि आप एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोलने के लिए आपने एक ट्रक लिया है लोन पे। आपने लोन, मान लीजिए कि दो बैंक्स हैं, एक एसबीआई है और एक है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। इन दोनों बैंक से आपने लोन लिया है ट्रक को खरीदने के लिए। और क्यों खरीदा आपने ट्रक? ताकि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रन कर सको। आपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रन करना है ताकि आप पैसे कमा सको, ठीक है। और आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, आपकी गाड़ी जो है, आपका ट्रक जो है ऑन रोड चलने लगता है और फिर इस केस में आप पैसे भी कमाने लगते हो, ठीक है। और आप अपने ईएमआईज़ को धीरे धीरे पे करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे आपकी कमाई होने लगती है, ठीक है। और आप 2 साल तक, 3 साल तक लगातार पे करते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं आप किसी तरीके से पेमेंट को, ठीक है, दोनों बैंक्स को जितना जिसको देना है, ओके, अकॉर्डिंगली। लेकिन आता है चौथा साल जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉफिट में कमी हो रही है, जिसकी वजह से आप जो है पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हो। और वो डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि बैंक्स जो हैं ये मतलब बैंक जो है उतर जाते हैं अपने इस बात को लेकर के कि मैं आपके ट्रक को लिक्विडेट करा दूंगा अगर आप नहीं दोगे, राइट। तो यहाँ पे एक बात बताइए, मान लीजिए कि बैंक्स के पास जो है इस पर्सन के पास जिसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रन करने के लिए ट्रक लिया है लेंडिंग बैंक से कर्ज लेके, अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में बैंक्स मान लीजिए कि अगर इस पर्सन को धमकाते हैं कि मैं आपके ट्रक को लिक्विफाई करा दूंगा, ठीक है, तो चलो भैया, इसने कहा ठीक है करा दो, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ट्रक वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करेगा। तो अब ये जो बंदा है, ये ट्रक, मान लीजिए दोनों बैंक से इसके ट्रक को ले लेते हैं और उसको लिक्विफाई कराते हैं। ट्रक को लिक्विफाई करने का मतलब जानते हैं, किसी भी गाड़ी को लिक्विफाई करने का मतलब जानते हैं, उसको कटवाना, ठीक है, उसको कटवाना। उसी तरीके से आप यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को अगर आप बेचते हो तो उसको आप कटवाते हो, वो कबाड़ी के भाव में बिकता है वहाँ पे, समझ रहे हैं बात को। तो अब ये जो बैंक्स हैं इस ट्रक को लेके जाना चाह रहे हैं स्लॉटर हाउस में, जहाँ पे पुरानी दुरानी गाड़ियों को काटा जाता है, यानी उनको लिक्विफाई किया जाता है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो ट्रक थी उसकी जो कीमत थी वो 10 लाख रुपए थी और जो इस पर्सन ने लोन लिया था उन दोनों बैंक्स को मान लीजिए मिला करके 5 लाख रुपए चुका देता है। अभी 5 लाख रुपए बचे हैं दोनों बैंक्स का मिला करके। तो दोनों बैंक्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि चलो बैंक्स को लिक्विफाई करा दिया जाए, राइट। अब बैंक्स को लिक्विफाई कराने के लिए स्लॉटर हाउस में जाते हैं तो उनको कीमत कितनी मिलती है ट्रक को लिक्विफाई करने की। जो लिक्विफायर है वो बोलता है, लिक्विफाई करने वाला बोलता है कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है, या 25,000 रुपये दूंगा, ऐसे ही आपको प्राइस मिलेगी। तो इस केस में बैंक्स को लगता है यार 50,000 रुपये दे रहा है और बाकी कितना है हम लोगों का 5 लाख रुपये, तो ये तो कोई बात होती नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसी की जगह पे बैंक्स अगर किसी ऐसे थर्ड पार्टी को ढूंढते
जो इस ट्रक के बिजनेस को या इस ट्रक को ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतार करके थोड़ा बहुत उसमें खर्चा पानी लगा करके ऑयलिंग कर ले उसका, या जो भी एक्सटर्नल जो एक्सपेंसेस हैं उसमें एडजस्ट करके अगर उस ट्रक को ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में रन कराने लगे, तो उस केस में ट्रक से अर्निंग होने लगेगी, और वो जो अर्निंग होगी वो दोनों बैंक्स को चली जाएगी। उनका जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है, जो 5 लाख रुपीज़ का रिमेनिंग अमाउंट है, वो भी पे हो जाएगा। और उसके अलावा जो ट्रक की वैल्यू है, जो भी उस समय जो ट्रक की वैल्यू होगी, वो पूरी की पूरी वैल्यू जो थर्ड ओनर है, थर्ड पार्टी है, उसके हाथ में रहेगी, और उससे वो और कमा करके अपनी भी भरपाई कर सकता है, और बैंक्स कुछ रिवॉर्ड भी कर सकते हैं इस थर्ड पर्सन को ऐसा काम करने के लिए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली, यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती है कि किसी भी चीज़ को मार देना या किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना थोड़े से लालच के लिए सलूशन नहीं होता है गाइस। ये सलूशन नहीं है, लिक्विडेशन सलूशन नहीं है इस केस में। आरकॉम के केस में आरकॉम के पास 50,000 करोड़ का ड्यूज़ है, बैंक्स के पास 25,000 करोड़ रुपए का ड्यूज़ है, आपके डॉट के पास 7,000 लगभग 717 मिलियन डॉलर, यानी जो कि होता है 5,000 करोड़ के आसपास मैं मान ले रहा हूँ, चाइनीज़ बैंक्स को देना है। ये टोटल सम करके देखिए, इतना बड़ा अमाउंट है। आरकॉम को लिक्विफाई करके आप नहीं निकाल सकते हो यार, लिख के ले लो, नहीं निकाल सकते हो। बैंक्स कितना भी हेयर कट कर लेंगे, 100% थोड़े हेयर कट कर लेंगे। बात को समझ रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी तरफ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आप अगर लॉस में हैं भैया, तो आप अपने स्टॉक्स को बना के रखिए, उसको बेचिए नहीं। बेचने से आपका नुकसान होगा, और नुकसान होने के अलावा बाद में अगर कुछ जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो जाता है, उस केस में आप रिग्रेट करने के अलावा क्या कर सकते हो बताओ। मान लो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने अभी आपकी जो इसमें प्राइस चल रही है, आपने जो खरीद रखा है, एवरेजिंग प्राइस आपकी है 5 रुपीज़ की, ठीक है, और ये 1.42 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आपके पास 10,000 क्वान्टिटीज़ हैं, और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा था, मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 5 रुपये पे आपकी 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 500,000 का। इस केस में आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और राइट नाउ आपकी जो करंट वैल्यू है मान लीजिए वो है 25,000, ठीक है, 25,000। मतलब 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था 5 रुपये के प्राइस पे, और आज इसकी वैल्यू है 25,000 रुपये। तो आज अगर 1.42 के ऊपर आप बेच के निकलते हो तो आपको कितना मिलेगा? 25,000। इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना, बताइए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ना। ओके, अच्छा 25,000, और आपने लूज़ कितना कर दिया? 4,75,000। जी हाँ, 4,75,000 आपने लूज़ कर दिया। चलिए ठीक है, आपको 25,000 मिल गया। आने वाले 2 से 3 या 4 महीने में अगर कुछ इस तरीके की न्यूज़ आती है कि चाइनीज़ बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं अपने इंडिया के, सब मिल करके किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं जो इस कंपनी को रन कराए, जिसमें डॉट का भी अपॉइंटमेंट हो, डॉट भी उसमें शामिल हो। ये ना कि डॉट अलग से कहे कि मुझे 25,000 करोड़ चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिसको जितना चाहिए बाद में वो एडजस्ट होगा। कंपनी को पहले चलाओ, सड़क पे उतारो और उसे चलाओ, है ना। तो थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं और एक कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनाते हैं लोग इसको, है ना। इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको चलाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पे आउट करना। उस केस में इसकी स्टॉक प्राइस डेफिनेटली ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, बताइए, करेगी ना। उस केस में आप क्या करोगे? आप तो निकल चुके होगे 25,000 रुपये बुक करके, आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपसे कहना है कि अगर आपने 4,75,000 करोड़ रुपये लूज़ कर दिया है तो 25,000 रुपये और लूज हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? आप क्या भिखारी बन जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना। आप 25,000 रुपये के लिए आप 4,75,000 लूज़ कर चुके हो, तो 25,000 रुपये के लिए और आप वेट करो ना, पॉजिटिव सोचो। आप ध्यान ही ना दो इसके ऊपर, अपना काम जो करते हो आप काम करो, इसके ऊपर ध्यान ही ना दो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर डूबेगी तो 25,000 ही तो जाएगा, 4,75,000 तो वैसे भी डूब गया, और नहीं डूबेगी तो 4,75,000 क्या उससे ऊपर ही मिलेगा आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड के रूप में, आपने जो पेशेंस रखा था उसके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहीं तक आपसे टर्मिनेट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा।
जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आई होप यू लाइक इट. If you are new to my channel Finance Market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notification. डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, एक तरीके से आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए एक सपोर्ट होगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.